नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है इतिहास, आप यह वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बीए के थर्ड सेमेस्टर में मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है। बेसिकली किसी किसी विश्वविद्यालय में 1757 से लेकर के 1857 तक का इतिहास पढ़ना है, किसी किसी में 1757 से 1950 तक पढ़ना है। बहरहाल वैसे जो नियमतः देखा जाए तो 1857 से मतलब कि 1757 से लेकर के, या ऐसे बोले तो यहाँ पर जो मैंने रखा है 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के प्लासी के युद्ध तक हमने पढ़ा था, अगले यानी कि सेकंड सेमेस्टर तक। ठीक है, जिसमें हमने औरंगजेब की डेथ वगैरह 1707 वगैरह तक देख लिया था। यहां से लेकर के 1857 तक की क्रांति तक आपको पढ़ना था, लेकिन 1950 कई विश्वविद्यालय में शामिल किया गया। तो चाहे आप 1950 तक पढ़ रहे हैं चाहे 1757 तक पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये कभी कभी फोर्थ सेमेस्टर में भी शामिल है, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपका 1857 से 1950 तक शामिल है। ठीक है, ऐसे ही कई विश्वविद्यालयों में। तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे आर्य बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय से डीडीयू का पेपर हो चुका होगा इसका। ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है। महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, तो जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हो, उसको आप देख लीजिएगा। ये लिखित वाले बच्चों के लिए है। पेपर बेसिकली मेरे पास है और मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। 2025 का 26 का पेपर है, 26, 27, 28, 29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम पेपर दिखाने का प्रयास करते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर आपको पेपर दिख रहा होगा, बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का पेपर है 2025 का, यानी कि अभी पेपर हुआ जस्ट। हिस्ट्री का कोड आपका यहाँ पर कोड से कोई मतलब उतना होता नहीं, यूनिवर्सिटी को डिफाइन करता है। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करें, देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये पेपर का नाम है आपका। 1757 से लेकर 1857 तक की क्रांति तक आपको पढ़ना है, 100 वर्षों तक का इतिहास आपको यहाँ पर देखना है। 2 घंटे का पेपर आपके पूछा गया था, 75 नंबर का। तो यहाँ पर ये आपका 1950 तक जो है बहुत ही कम विश्वविद्यालय में शामिल है। बेसिकली क्वेश्चंस अगर लिखा भी होगा कहीं पर आपके सिलेबस में तो 1857 तक ही आएगा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में फिर जाकर के आपको कहीं कहीं पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने को मिलता है और कहीं कहीं पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1950 तक बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों से निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सेक्शन ए यानी कि खंड आ की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा कि इस भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दे। 10 नंबर मतलब कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन से। ये बात ध्यान रखिए, इस तरीके से 30 नंबर का यहाँ से आपका तैयार होने वाला है। क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू, पहला प्रश्न है मीर जाफर कौन था? मीर जाफर के बारे में आपको पता लगाना है। दूसरा प्रश्न आपका है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको जानना है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसके अलावा अगला है प्लासी का युद्ध। ठीक है, बेटला प्लासी 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था, किन के बीच में हुआ, सब कुछ आपको बारीकी के साथ बताऊंगा। लॉर्ड क्लाइव कौन था? ठीक है, इसके बारे में प्रश्न आएगा। जमींदारी व्यवस्था क्या है? ठीक है, हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस की नीति जो है, तो ये सब नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है काल कोठरी की घटना जो हुई थी वो कौन सी घटना है, क्या हुआ था इसमें? ठीक है, इजारीदारी जो प्रथा है ये क्या होती है? इसके अलावा मंगलोर की संधि 1784 में जो हुई थी ये किसके लिए हुई थी, किस युद्ध की समाप्ति के लिए हुई थी, सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न है सावित्रीबाई फूले के बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के प्रश्न, ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अति लघु उत्तरीय में, इनके उत्तर हमको देखना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे गए? सेक्शन बी से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में आपका होना चाहिए, बारीकी के साथ उत्तर देना है आपको। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भी बता दे। दिख रहा होगा बाबू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दूसरा आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर लघु उत्तरीय में? लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आप देखेंगे, मेंशन द मेन, प्रश्न आपका देख लीजिए, मेंशन द मेन टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑफ
8 मार्च 1845 यानी 1845, 8 मार्च 1845 की जो लाहौर की संधि हुई थी उसकी प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए और कैसे हुई थी संधि, पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मीर कासिम का मूल्यांकन कीजिए, एवल्यूट मीर कासिम। अगला क्वेश्चन से एवल्यूट द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम माने होता है भू राजस्व व्यवस्था, तो नई भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए जो लागू की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से 3 ही क्वेश्चन आपको छांट करके करने थे। देखिए, लेकिन मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रेनेसा। भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। वही अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिस्कस द एंग्लो मैसूर रिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैदर अली। ठीक है, आपसे कह रहा है कि हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रश्न आपका दिया 7वां नंबर प्रश्न है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजों के आगमन को संक्षेप में समझाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और दिए गए। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के दिए गए इनमें। राइट द नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, यानी अलीनगर की संधि के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। 9वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं यहीं पर भी बता सकता हूं ऐसे जो है रैंडमली, लेकिन मैंने लिख रखा है तो मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा ताकि आपको स्पष्ट हो, मेरी आवाज भी आप सुने और बोर्ड पर कुछ लिखे नोट्स आप भी देखें और साथ ही साथ में आप जो है चीजों को समझते हुए भी चले, चूंकि मैं समझाऊंगा आपको। सेक्शन सी यानी खंड सा की बात की तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से नोट आपको 500 शब्दों में प्रश्न के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए बोलना है। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखिए, यहाँ पर अस्थाई प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और अवगुण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसका कोई मतलब नहीं है अस्थाई प्रबंध या अस्थाई प्रबंधन से। ठीक है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। बहरहाल इसका अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेंशन द काउजेस एंड कंसिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, इसको लेकर के सेपरेटली वीडियो भी मैंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, एवल्यूट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के जीवन और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। वही अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में भारत में आंग्ल फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों की जो प्रतिद्वंदिता रही, जो युद्ध हो रहा था, उसका वर्णन कीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास, इस पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा। तो जितने क्वेश्चंस आपने देखे उन सभी के उत्तर को समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शुक्ला जी पॉइंट लेकर के आया आपके लिए सभी प्रश्नों का हल। ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इतनी बारीकी के साथ और कोई नहीं समझाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1857 की बात की जाए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन यानी खंड आ की बात की जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था मीर जाफर को लेकर के। ठीक है, अब समझते बेटा मीर जाफर था कौन ये आखिरकार। मीर जाफर, देखिए मीर जाफर का परिचय सबसे पहले समझेंगे। देखिए, मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। किसका सेनापति था? बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्हीं का सेनापति कौन था बेटा? बंगाल के नवाब थे जो है, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और सुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब था। अवध का नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली मैं भी कंफ्यूज हो जाता था जब मैं पढ़ता था, आप जैसे था तो मैं भी इनमें दोनों में कंफ्यूज हो जाया करता था। तो सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब है और सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब है। सुजाउद्दौला का मकबरा भी बना हुआ है अयोध्या में, गुलाबबाड़ी के नाम से मशहूर गुलाबबाड़ी है अयोध्या में, एक पार्क बना हुआ है, उनका मकबरा है ये सुजाउद्दौला का, वहां का नवाब था वो। तो मीर जाफर जो था उसी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, योद्धा भी था अच्छा खासा। उसका शासनकाल नवाब के रूप में 2 बार रहा, 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक और 1763 से लेकर के 1765 ईस्वी तक जो है नवाब के रूप में जो है इसका शासनकाल रहा। ठीक है, मीर जाफर का। ठीक है, क्योंकि आप देखते 1757 में जब इसका युद्ध होता है तो इसके बाद में ये सिराजुद्दौला जो है वो कहीं ना कहीं पे हार जाता है। भूमिका क्या है कि प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला को धोखा देता है कौन? मीर जाफर। मीर जाफर किसको धोखा देता है?
1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, हम लोग युद्ध इसलिए हारते थे, चाहे मुसलमान यहाँ के शासक रहे हो, चाहे वो अंग्रेजों से इसलिए हार जाते थे क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग मंत्रियों को या फिर जो मेन मुखिया होते थे या हथियारों वाले, उन सभी से जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। खुफिया चीजें थी उनके पास, वो लोग मिला लेते थे हम लोगों को और धोखा करवाते कि भाई तुमको मैं राजा बना दूंगा, तुम जो है हमारे साथ हो जाओ, ठीक है, इस युद्ध में मेरी मदद करो, इस तरीके से। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको जो है अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया और होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। इसी युद्ध से भारत की रूपरेखा कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं पदार्पण करते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है, एक से मतलब कि एक राजनीतिक रूप में भारत को कब्जा करने के दृष्टिकोण से। तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया जाता है, ठीक है, मीर जाफर के द्वारा, और इस धोखे के बदले में अंग्रेजों ने उसे बंगाल की कठपुतली वाला नवाब बना दिया। मतलब ये नवाब तो बन बैठा बंगाल का सिराजुद्दौला के बाद में, 1757 के बाद में, और 60 तक बना रहा। लेकिन इसको क्या किया गया, इसको एक प्रकार से कठपुतली के रूप में बना करके रखा गया। अंग्रेजों के कहने पर ही सब कुछ करता था ये, अंग्रेजों का चाटुकार कह सकते हैं। महत्व ये रहा कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी मात्रा में धन और जमींदारी देने के लिए सहमत हुआ था। कौन? मीर जाफर, जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। और यही युद्ध था बेटा, अगर इसी युद्ध में 1757 के प्लासी के युद्ध में अगर अंग्रेजों को धूल चटा देता सिराजुद्दौला, और ये मीर जाफर जो है ये मूर्खता नहीं किया होता, जाकर के मिल नहीं गया होता राज्य के लालच में, तो ऐसी नौबत नहीं आती और भारत में जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमको गुलाम रखा, शायद उनका मनोबल टूट जाता इसी पहले युद्ध से। क्योंकि कहते नहीं कि भाई जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहलवा जब एक प्रकार से मामला गड़बड़ाएगा पहले, ठीक है, तो अब आगे का हुए भगवान जाने, ठीक है। तो यह भवा भैया सिराजुद्दौला जो है हार जात है, मीर जाफर कब्जा लेके मीर जाफर का 1757 में गद्दी मिल जाती, बंगाल का नवाब घोषित हो जाता है। लेकिन अंग्रेज जो कहते हैं वह करत है, वह यही प्रकार से आगे मामला बढ़ा, कुछ दिन तक रहे। 1760 के समय आवा, उसके बाद में फिर इन्हें फिर हटावागा, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर बदिम बनावागा। तो इस तरीके से 2-3 बार बना, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बता दिया था 1757 से 1760 तक बना रहा, फिर कुछ मामला हुआ, उसके बाद 1763 से 1765 तक, फिर 2 साल तक बना, ठीक है, मीर जाफर। ये था मीर जाफर। एक का नाम था मीर कासिम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो 1772 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं कि भारतीय पुनर्जागरण के यानी इंडियन रेनेसा के ये जनक माने जाते हैं। पहले रेनेसा ये लिखा रहता है, इसको रेनेसा पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखा क्या हुआ है, इसको पढ़ो सही से, तो रेनाइसेंस ऐसे पढ़ते थे हम पहले, रेनेसेंस पढ़ते थे इसको, ठीक है, लेकिन लिखा क्या है, रेनेसा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रेनेसा माने होता पुनर्जागरण, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक जो है इनका समय काल रहा। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या जनक माने जाते हैं ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत में तमाम प्रकार के सुधार आंदोलनों को चलवाया। और यही वो व्यक्ति जिन्होंने 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में मिल करके किससे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, और इसी से मिलकर के 1829 में आप देखते हैं ये सती प्रथा को खत्म करवाते हैं। तो सती प्रथा को खत्म करवाने के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में एक जो है संस्था चलाई थी, उस संस्था का नाम था ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने करी थी? इन्होंने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात की है तो 1815 ईस्वी का समय था, तब इन्होंने क्या स्थापित किया था, आत्मीय सभा बनाई थी। कौन सी सभा बेटा? आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसी आत्मीय सभा को बाद में, ठीक है, इस नाम से यानी ब्रह्म समाज के नाम से संबोधित किया गया 1828 में। उसके 1 साल के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से उनसे कानून पारित करवाते हैं सती प्रथा को खत्म करने का। सती प्रथा ये होती थी कि जैसे अगर किसी पत्नी मतलब किसी स्त्री का पति जो है मर जाता था, मान लेते हैं मर गया, तो स्त्रियां जो होती थी उन्हीं के साथ जो है चिता पर वो भी कूद जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, सती हो जाती थी। जैसे माता सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, जब उनका अपमान हुआ उनके पति के घर में, मतलब उनके अपने पिता के घर में उनके पति का अपमान हुआ, तो उन्होंने जो है यज्ञ जोगा नल जरी, जिस तरीके से वो अपने आप को अग्नि कुंड में भस्म कर देती हैं और यज्ञ विध्वंस कर देती हैं दक्ष प्रजापति का, ऐसे ही वो महिलाएं जो ये प्रथा समझती थी। लेकिन वहां पर भगवान आपके पति का अपमान थोड़ी हो रहा, आपके पति तो मरे हुए हैं,
अब उसमें आप जाकर के आप खुद को अपने आप को मार दे रही, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सती प्रथा बिल्कुल गलत प्रथा थी और इसको को लेकर के अगर कोई कहता है कि अच्छी प्रथा, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार प्रथा ये। अगर एक व्यक्ति मर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मर जाओ। आप जो है आप तो जियो, भला वो मर गया तो आप तो जियो। अब ऐसा नहीं कि आप उसके याद में आप भी मर जाओ, नहीं, आप अपना अंत्येष्टि संस्कार करें, जो भी नियम कायदा है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें करें, उसी में उसकी आत्मा को शांति होगी। आप भी मर जाएंगे तो उसकी आत्मा को शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही चीज इन्होंने खत्म करवाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती है सती प्रथा को जो खत्म करवाया था इन्होंने, इसके लिए मैं इनका मतलब कि इनको मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने अलग टाइप से करी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छी करी है। योगदान इनका क्या रहा, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन 1829 में किया। मूर्ति पूजा की विरोध, यही थोड़ा सा गड़बड़ किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। हालांकि मूर्ति पूजा उतनी कोई बेकार, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, मूर्ति पूजा से साधना करने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो इसी का विरोध किया, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, बाकी फिर भी ये भी उनके हिसाब से ठीक ही है। और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम किया, ये भी थोड़ा सा उस समय अटपटा लगा, चूंकि लेकिन क्या करें, उस समय उतना ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे नहीं, तो ऐसे में जो पाश्चात्य शिक्षा है, पश्चिम की शिक्षा, यूरोपीय शिक्षा, उसको बढ़ावा दिया, उसको प्रचार प्रसार किया भारत में, ठीक है, अंग्रेजों के पक्ष में रहा करते थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। महत्व उसका यह है कि उन्होंने आधुनिक विचारों, तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को भारतीय समाज में लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो लोगों ने इन पर जो है मतलब कि कई प्रकार की बातें भी कही, लेकिन ये बेसिकली आप देखते हो भारत को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए अग्रसर रहे हैं। भले ही अंग्रेजों के साथ मिल करके ही रहा हो, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है, बढ़ाने का अथक प्रयास किया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव जो है इनके द्वारा तैयार की जाती है। ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ऐसे राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, सभी लोग अपने अपने स्तर के कामों को कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध के बारे में बताएं। समय और स्थान की बात की तो प्लासी का युद्ध हुआ था बेटा 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल में एक नदी पड़ती है हुगली नाम की, तो हुगली नदी के तट पर बंगाल राज्य में 23 जून की डेट को 1757 ईस्वी में उस तहकती हुई गर्मी के बीच इस नदी के तट पर प्लासी नाम का एक स्थान है, उसी प्लासी के नाम के स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। पक्ष में अगर बात की जाए कौन कौन थे, एक पक्ष में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसका सेनापति मीर जाफर मिल चुका था रॉबर्ट क्लाइव से, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ रही थी। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध लड़ रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से ही इसके सेनापति को कब्जा लिया था, इसके सेनापति को मिला लिया था। आधी तो भैया वही कम हो गया। जैसे आप देखो भगवान राम ने क्या किया, विभीषण को मिला लिया अपने में। विभीषण जब आता है तो भगवान राम जब कहता तो हनुमान जी, सुग्रीव सब मारने के लिए जाते हैं उसको, हनुमान जी नहीं, सुग्रीव और तमाम जितने भी राक्षस हैं, तो जितने भी बंदर थे सभी लोग उसको जो है मारने के लिए उद्धव होते भाई ये तो राक्षस आ गया, शत्रु का भाई है। तब तक जो है वो कहते कि भाई तब जामवंत कहते नहीं ले चलो प्रभु श्री राम के पास, वही बताएंगे क्या करना है। विभीषण भी अपना नॉर्मली स्वभाव से बताता कि भाई मैं मिलने आया हूं, ठीक है, तो वो जाते हैं मिलने के लिए। तो भगवान राम कहते हैं सभी बंदरों से पूछा, सभी लोगों से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया। सभी ने कहा कि भाई ठीक है, शत्रु का भाई है तो कभी भी धोखा दे सकता है। भगवान राम ने कहा, क्या कहा, आओ लंकेश बैठो। लंकेश की उपाधि तुरंत दे दी। क्यों दे दी लंकेश की उपाधि? ताकि अगर इसके दिमाग में हमारे प्रति छल भी हो, लंका का राजा बनने के लिए जब इसके अंदर थोड़ा सा लोभ देने के प्रयास किया, कहा कि आइए लंकेश, स्वागत है आपका। अब सोचो लंकेश कौन है? रावण है, लेकिन संबोधन किसको मिला? विभीषण को। विभीषण और भगवान श्री राम ने कहा कि शरणागत को जे तजहि। यहां पर तो कूटनीतिक राम की मैंने बात की, कूटनीति देखो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, इसको कहीं पर लिखा पढ़ा नहीं है। दिमाग लगाओ कि लंकेश क्यों कहा। लंकेश कहा ताकि विभीषण को थोड़ा लोभ हो और वो तुरंत जो है, लेकिन लोभ नहीं, विभीषण के मन में भक्ति का भाव था। अगर इस हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर लोभ भी आप कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसी प्रकार से जो है अपने पक्ष में किया जाता है। तो भगवान राम ने उस समय क्या कहा था कि शरणागत को जे तजहि और निज अनहित अनुमान और ते नर पावर पापमय तिनहि बिलो कतिहान। उसको देखने से भी पाप लगता है जो अपने शरणागत में, अपने शरण में आए व्यक्तियों को दुत्कार देता है, भगा देता है। शरणागत को तजदा नहीं चाहिए, वो व्यक्ति पावार के समान होता है जिसको देखने से भी पाप लगता है। तो इस तरीके से बताया। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले बड़ा चालाक रहा, मिलाइल हिस भैया, क्या कहा मिलाइल हिस,
इनके सेनापति कई हैं। परिणाम कौन निकला? परिणाम ही निकला कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव साबित हुआ। यह युद्ध अगर हार जाते ये अंग्रेज लोग तो शायद जो है ऐसा नहीं होता, जिसने कंपनी को बंगाल के आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान कर दिया और अब बंगाल पर पूर्ण वर्चस्व के साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भी करने लगती है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? इसके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, अगला प्रश्न आपका चुका रॉबर्ट क्लाइव परिचय। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी में इसका समय काल रहा है। इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु हुई। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी भूमिका ये रही कि उसने प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जीता और उसके जस्ट जो है 4-5 सालों के बाद में, ठीक है, कम से कम 7 सालों के बाद में बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। तो जो कमी 1757 के प्लासी के युद्ध में थी वो कमी बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। 1764 का युद्ध था, एकदम से और मोहर लग गया। जो कमी रह रही थी, जो अंग्रेज लोग थोड़ा सचक में रहे थे, वो भी हो गया। तो जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और बंगाल का पहला गवर्नर था। 1757 से 1760 तक रहा, फिर 1765 से 1767 तक रहा। 2 बार गवर्नर जनरल भारत का बना ये, ठीक है, बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। महत्व यह है कि उसने बंगाल में द्वैध शासन है, डुअल गवर्नेंस की स्थापना की, ठीक है, जिसने कंपनी को बिना किसी जिम्मेदारी के राजस्व एकत्र करने की शक्ति भी दे दी। जिम्मेदारी राजा के पास होगी लेकिन टैक्स कंपनी लेगी, इस तरीके की व्यवस्था भी इसने करने का काम किया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था की अगर बात करें बेटा, ये क्या है? देखिए परिचय लिखें। जमींदारी व्यवस्था, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त को या जमींदारी प्रथा को, ठीक है। आगे लिखेंगे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी ये अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। प्रणाली क्या है ये? इसके तहत जमीन का स्वामित्व जमींदारों को सौंप दिया गया। जो जमीन जिसके पास थी वो जमींदारों को दे दी गई। जमींदार अब किसान नहीं बल्कि जमीन के मालिक बन गए थे। अब जमीन जो थी वो किसान, मतलब कि वो एक प्रकार से किसान लोगों की खुद की जमीन हो चुकी थी। तो मालिक किसान बन गए और उन्हें एक निश्चित राशि ब्रिटिश सरकार को राजस्व के रूप में देनी होती थी। अब सरकार जो है सारी जमीनों को किसानों में बांट दी और किसान वो कौन से? बड़े किसान, जमींदारों के पास, ताकि वो खेती, मतलब खेत उनके पास रहेगा और उनमें जो उपज होगा उस उपज का एक प्रकार से जो परसेंट, मतलब उपज का कुछ परसेंटेज जो होगा उस सरकार को देना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार को। प्रभाव इसका यह पड़ा, इसने भारतीय समाज में जमींदारों के एक नए वर्ग का निर्माण कर दिया जो कंपनी के प्रति वफादार हो गया था और किसानों से, मतलब कि वो खेती करता था, मजदूरों से खेती करवाता था और जो उपज होती थी उसका कुछ परसेंटेज इसको देता था सरकार को। जबकि किसानों का शोषण इनमें से बढ़ ही रहा था। अभी तक सरकार शोषण कर रही थी। सरकारों को लगा कि भाई अभी मैं शोषण करूंगा जनता का तो जनता थोड़ा सा उचकेगी और इन्हीं के लोग जब इनसे मांगेंगे कर तो ये दे देंगे। ऐसे में जमींदार लोग जो है किसानों का शोषण करने लगे और उनकी जमीन पर कोई अधिकार किसानों का नहीं रहा। बड़े बड़े लोगों के पास ही जमीनें एकत्र हो गई। तो यही था अस्थायी बंदोबस्त, यही था आपका, इसको आप कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ हस्तक्षेप की नीति क्या है भैया? ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये क्या है? आ हस्तक्षेप की नीति। आ माने नहीं, हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप नहीं करना। आ हस्तक्षेप की नीति का तात्पर्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति से। यानी कि जो भारतीय रियासत है, भारतीय राजा हुआ करते थे, उन भारतीय राजाओं का जो आंतरिक मामला होगा उन आंतरिक मामलों में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब भारत के राज्य में, भारत में राजा अपने जनता के साथ क्या करता है उससे ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेकर के नीति आई थी, आ हस्तक्षेप की नीति। इसका समय काल की अगर बात की जाए, इस नीति का पालन मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद के गवर्नर जनरलों जैसे कि सर जॉन शोर, ठीक है, 1793 से 1798 ईस्वी में उन्होंने किया था। इसका कारण यह रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के संसाधनों को बचाने और अस्थायी भारतीय शासकों के साथ अनावश्यक संघर्षों से बचना था कि भारतीय राजा महाराजाओं के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। तो आ हस्तक्षेप की नीति आई ताकि क्या हो कि भारतीय जो राजा है, रियासतें हैं और जो ब्रिटिश शासन है
उसके बीच में जो है द्वंद्व ना हो, उसके बीच में संघर्ष को खत्म करना या बिना मतलब के कोई संघर्ष ना हो, ठीक है, उसी से बचना था। हालांकि व्यवहार में इस नीति का पालन शायद ही कभी सख्ती से किया गया होगा, बाकी समय समय पर वो जो है उसमें भाग लिया करते थे, यानी कि समय समय पर ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि ये हस्तक्षेप कर ही दिया करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है, भारतीय रियासतों में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो इस तरीके से हस्तक्षेप की नीति व्यवहार में नहीं बल्कि कागजी तौर पर ही लागू थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, काल कोठरी की घटना के बारे में बताएं। काल कोठरी घटना और समय जो है काल कोठरी का, ये क्या घटना थी और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, बहुत फेमस घटना है। 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में यह घटना घटित हुई थी। इसका विवरण समझे थोड़ा सा। आरोप यह है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने 146 ब्रिटिश कैदियों को एक बहुत छोटी काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है। किसने? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। ये युद्ध से पहले की बात है, 1757 के युद्ध से पहले की बात है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश सेना की 146 जो सैनिक थे, उनको एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कोठरी थी, उसी कोठरी में बंद कर दिया गया था, और इसीलिए इसको कहते काल कोठरी, क्योंकि उसी में वो मर गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसके कारण अगले दिन सुबह तक उनमें से अधिकांश यानी 123 दम घुटने से मर गए थे। इतनी कसमकुसी में कोठरी थी, उसमें 123 लोग मर गए थे या मारे गए थे, मतलब दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, ऐसा जो है इतिहासकार बताते हैं। महत्व इसका यह है कि यह घटना अंग्रेजों के लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्रतिशोध लेने और प्लासी के युद्ध को सही ठहराने का एक महत्वपूर्ण बहाना मिल गया था। हालांकि इस घटना की सत्यता और संख्याएं विवादित हैं, इस पर विद्वानों ने मोहर किसी ने लगाई है, किसी ने नहीं लगाई है, यानी कि ये डाटा, ये आंकड़ा जो है सही है या गलत है, इसको लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि अलग अलग इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार मना भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इजारेदारी प्रथा क्या है। इजारेदारी प्रथा की अगर बात की जाए, देखिए इजारेदारी प्रथा जो है, इजारादारी प्रथा जिसे ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर जनरल था बंगाल का, 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल ये रहा, और उसी के दौरान शुरू की गई थी ये इजारेदारी प्रथा। एक राजस्व वसूली प्रणाली थी, टैक्स लेने की प्रणाली, एक सिस्टम हुआ करता था। इजारेदारी प्रथा की अगर बात की जाए तो इस व्यवस्था के तहत भूमि के एक निश्चित क्षेत्र से, यानी कि भूमि का एक निश्चित क्षेत्र, एक पैमाना 1 बीघा 2 बीघा जो पैमाना होता था, सेट किया जाता था, उससे राजस्व वसूलने यानी कि टैक्स लेने के लिए, कर लेने का अधिकार उस व्यक्ति को नीलाम किया जाता था। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को इजारेदार कहते थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो राजस्व वसूलने का अधिकार उस व्यक्ति को नीलाम किया जाता था जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, तो उसे इजारेदार बोलते थे। यानी कि बोली लगती थी किसकी भाई? बोली लगती थी कि जैसे कि कोई खेत इतना है, उतना निश्चित भूमि है, 5 बीघा मान लेते, कौन लेगा? तो तमाम जो जमींदार होते थे वो आते थे कि भाई हम लेंगे हम लेंगे। जो ज्यादा बोली लगाता था उसको दे देते थे खेत। अब वो खेत लेकर के, और वो एक प्रकार से व्यक्ति उसको कर देता था, वो जो खेत खरीदता था इजारेदार, वो उसको टैक्स देता था, बंगाल जो गवर्नर जनरल होता था उसको, और इस तरीके से वो अपना उस खेत पर काम करता था। प्रभाव यह पड़ा कि इजारेदार का मुख्य उद्देश्य ये था अधिकतम लाभ कमाना होता था, जिससे यह प्रथा किसानों के लिए अत्यधिक शोषणकारी साबित हुई, क्योंकि किसानों से ही ज्यादा से ज्यादा धन कमाते थे ये लोग, और अपना एक भूमि का मालिकाना हक मिल जाता था इनको। जो ज्यादा पैसा देता था अंग्रेजों को, उसी को ये भूमि मिल जाती थी। ऐसे में जो इजारेदार होते थे, ये लोग ज्यादा से ज्यादा भूमि से टैक्स लेते थे किसानों को, एकदम से किसानों के घर से। ऐसे में दिक्कत हुई, शोषणकारी साबित हुई, और भूमि की उत्पादकता पर नकारात्मक यानी निगेटिव इफेक्ट पड़ा, गलत प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है, इजारेदारी प्रथा का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1784 में मंगलोर की संधि होती है, और यह संधि क्यों हुई इसके बारे में बताएं। ठीक है, संधि की अगर बात की किसके किसके बीच में हुई और किस समय काल में हुई, तो समय और पक्ष की अगर बात करें तो मंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1780 से 1784 ईस्वी की समाप्ति पर यह हुई थी, ठीक है। यानी कब हुई थी बेटा? ये एक प्रकार से 11 मार्च 1784 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर मतलब क्या होता है? अंग्रेज लोग लड़ रहे थे, और मैसूर के युद्ध मतलब मैसूर यानी कि जो मैसूर के लोग थे
ठीक है, वो लड़ रहे थे। 1780 से 1784 ईस्वी की समाप्ति पर ये हुई थी। शर्तें यह थी कि यह संधि मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान हैदर अली इनके पिताजी का नाम है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में। फिर 1782 से 1784 तक युद्ध करता है कौन? टीपू सुल्तान। उसका पुत्र है, फ्रांसीसियों की सेना से मदद भी लेता रहता है। ये बड़ा ही प्रतापी शासक था टीपू सुल्तान। तो ऐसे में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई 1784 में। चूंकि इसके 2 साल पहले इसके पिताजी की डेथ हो गई है, ठीक है, युद्ध में नहीं डेथ हुई है, उसकी बीमारी हो गई थी इसलिए मर गया था। कौन? हैदर अली। तो टीपू सुल्तान जो था वो, उसके बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता होता है। मुख्य शर्तें यह थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को, युद्ध बंदियों को वापस कर देंगे। जो भी युद्ध में बंदी बनाए गए लोग हैं उनको वापस कर देंगे, और जितना भी क्षेत्र हमने कब्जा किया वो क्षेत्र भी हम एक दूसरे को लौटा देंगे। इस पर जो है संधि हुई, मंगलौर की संधि हो गई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें से 1-2 जीता ये, बाकी जो है बराबर रहा है काठू, बाकी 2-3 तो वही जीता। और लास्ट में 1799 तक आते आते ये टीपू सुल्तान को भी मार दिया जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है ये अंग्रेजों से लड़ते हुए। महत्व इसका यह रहा कि यह संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में पहली बार थी जब एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को एक भारतीय शासक खास करके टीपू सुल्तान के साथ समान शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। यानी कि जितना भी तुमने जीता तुम वापस कर दो, हम जीता हम वापस कर दे। नहीं, अभी तक क्या होती थी? एक पक्षीय संधि होती थी कि भाई जो भारतीय राजा होते थे एकदम से सरेंडर हो जाते थे, जो अंग्रेज लोग कहते थे उसी को मान लेते थे और उसी के हिसाब से जो है चलता था, युद्ध बंद करते थे, लेकिन घुटने टेक करके बंद करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया? उनको घुटने टेकवा दिया अपने सामने। ऐसा द्वितीय युद्ध था, मतलब द्वितीय मैसूर युद्ध था इसका। अगला क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले कौन थी? इसके बारे में बताएं। सावित्री बाई फुले जी की अगर बात की जाए, 1831 में जन्म हुआ, 1897 ईस्वी में डेथ हो जाती है। महाराष्ट्र की एक प्रमुख समाज सुधारक रही है, कवित्री भी रही और शिक्षिका भी रही है। इनका योगदान क्या रहा? उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, ज्योतिबा बाई फुले को, सावित्री फुले को। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था। तो 1848 में पहले बार लड़कियों का स्कूल खोला गया, पहला पुणे में इसने खोला था। वो इन्होंने खोला था सावित्री बाई फुले, जो कि ज्योतिराव फुले की या ज्योतिबा राव फुले की पत्नी का नाम है। ठीक है, आप देखते हैं मायावती जी ने एक साइकिल दी थी पहले, जब लड़कियां पढ़ती थी छोटी छोटी साइकिल मिलती थी, मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए, ज्योतिबा फुले के नाम पर ही मिलती थी। महत्व इसका यह है कि उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किया। विशेष रूप से अछूतों और महिलाओं के लिए बहुत काम किया है ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले की वाइफ सावित्री बाई फुले, दोनों ने मिलकर के काम किया बेसिकली। उन्होंने सत्यशोधक समाज के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के पति जी ने की थी। ठीक है, वो भी अछूतों के लिए बड़ा काम किए हैं। सेक्शन बी यानी खंडबा की अगर बात करें महोदय, खंडबा यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का 10 नंबर का है और उत्तर को लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो भैया, प्रश्न कहाँ आएगा आपके, देखो, मेंशन द मेन टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑफ 8 मार्च 1846, 8 मार्च 1846 की लाहौर की संधि की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। देखिए, लाहौर की संधि जो हुई थी 8 मार्च को 1846 ईस्वी को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1845 में युद्ध शुरू हुआ था, 1846 में युद्ध समाप्त हो गया था। अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसकी समाप्ति पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के जो महाराज थे दिलीप सिंह, उनके बीच में ये जो है ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी? वो हुई थी लाहौर की संधि। संधि की जो प्रमुख शर्तें रखी गई वो ये रखी गई, पहली शर्त ये थी बेटा, क्या थी? क्षेत्रीय समर्पण। सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों जैसे कि जालंधर का दुआब क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जालंधर का एरिया पड़ता है पंजाब का, वो उस पर अपना अधिकार ब्रिटिशों को सौंप दिया। यानी कि ये जालंधर का जो दुआब का इलाका था, सतलज नदी के दक्षिण में स्थित था वो प्रदेश, ठीक है, जो बेसिकली जालंधर का इलाका, उसको अंग्रेजों को देना पड़ा। किसको? सिख संप्रदाय को, दिलीप सिंह जी को। इसके अलावा युद्ध का हर्जाना क्या मिला? सिखों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने थे। यानी कि 1.5 करोड़ रुपया जो है देना था किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को मिलना था किसके द्वारा? दिलीप सिंह के द्वारा। क्योंकि वे पूरी राशि नहीं दे पाए थे दिलीप सिंह, इसीलिए कश्मीर और हजारा के क्षेत्रों को भी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यानी कश्मीर और हजारा का इलाका जो
सिख संप्रदाय के अंदर में था वो भी कहीं ना कहीं पे कौन ले गया, अंग्रेज लोग ले गए। सेना की कटौती। तीसरी शर्त ये थी कि सिख सेना जिसको खालसा सेना के नाम से जानते हैं उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया। पैदल सेना की अगर बात की जाए तो पैदल सेना की संख्या लगभग में 20,000 रख सकते थे, सीमित कर दी गई, यानी 20,000 सेना ही रख सकते हैं आप। घुड़सवार सेना की संख्या 12,000 तक सीमित कर दी गई, यानी कि आप अगर घोड़ों वाले सैनिकों की संख्या की बात की तो घुड़सवार आप 12,000 घुड़सवार रख सकते हो, जिससे कि संप्रदाय को बोला गया। और 20,000 आप जो है कौन रख सकते हो, 20,000 आप रख सकते हो पैदल सैनिक 20,000 और 12,000 घुड़सवार रख सकते हो, ऐसा इस संधि में कहा गया। लाहौर की संधि में और एक बात ये कही गई कि लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी, लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, यानी कि ब्रिटिशर्स की एक सेना होगी, टुकड़ी होगी, जिसका प्रमुख कार्य नाबालिग महाराजा दिलीप सिंह के मामलों में सहायता करना और सिख प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना होगा। जो चूंकि नाबालिग थे अभी महाराजा दिलीप सिंह, इनके कामकाज को देखना, इनके कामकाज को मैनेज करना, ये उसका काम होगा जो ब्रिटिश रेजिडेंसी बनेगी उसका। अगला इस नीति में संधि में कहा गया, लाहौर की संधि में विदेश नीति पर नियंत्रण। सिखों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अपनी विदेशी नीति में अंग्रेजों के बिना सहमति के कोई निर्णय नहीं लेंगे, यानी अगर किसी भी दूसरे राज्य के बारे में कोई बात होगी तो दिलीप सिंह जो होंगे वो बिना अंग्रेजों की सहमति के कोई काम नहीं करेंगे। यानी संधि बेसिकली अंग्रेजों के पक्ष में थी और सिखों के पक्ष में संधि बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसका महत्व यह रहा कि संधि ने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया यहीं से, चूंकि एक बार जब प्रथम सिख में ऐसा दिक्कत आई तो ऐसे में सिखों के मन में, सिख चूंकि सरदार वैसे ही प्रतापी होते हैं तो उनके दिमाग में आ गया कि भैया ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, जिसके परिणाम स्वरूप 1849 में पंजाब पर ब्रिटिश लोगों ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इस तरीके से आप देखते हैं 1849 तक पंजाब पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया, इसका हो गया ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका समझ लिया, पूरा का पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1846 में उसके बाद फिर ये पहली संधि हुई थी, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी में संधि हुई थी, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूरी मतलब आंग्ल मराठा मतलब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और अंतोगत्वा 1849-50 तक आप देखते हैं कब्जा हो जाता है पूरा सिख पूरा। एबेल्यूट मीर कासिम का मूल्यांकन कीजिए। परिचय समझते मीर कासिम का। देखिए मीर कासिम का शासनकाल 1760 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक जो है रहा है। इसको 1760 में इसको बनाया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब इसको बनाया था मीर कासिम को। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम जो था उसको बना दिया था क्योंकि मीर जाफर कहना सुनना कम मान रहा था। पहले मीर जाफर को बनाया था, मीर जाफर को बनाया था 1757 के बाद, युद्ध जब जीत लिया था सिराजुद्दौला से, उसके बाद में बनाया था इसको मीर जाफर को। ठीक है, लेकिन मीर जाफर जो है फिर से थोड़ा सा दिक्कत करता है तो फिर मीर कासिम को बना देते हैं। उसका मूल्यांकन एक योग्य, महत्वाकांक्षी और राष्ट्रवादी शासक के रूप में किया जाता है मीर कासिम का, जिसने अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने का प्रयास भी किया था। योग्यता और सुधार, कुशल प्रशासन करता था। मीर कासिम ने धन की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय प्रशासनिक सुधार किए। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी स्थानांतरित कर दिया। जब इसको राजा बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसने बड़ा काम किया ताकि वह कलकत्ता में अंग्रेजों के सीधे प्रभाव से दूर रह सके और अपने मन का काम कर सके, क्योंकि अंग्रेजों से दूर रहने का पहली बार काम किया इसने। सेना का पुनर्गठन किया। उसने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया और हथियारों और तोपों के कारखाने भी स्थापित करने शुरू कर दिए थे मीर कासिम ने। आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण भी कर लिया था। उसने घरेलू व्यापार शुल्क को समाप्त कर दिया ताकि भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिश व्यापारियों के बराबर लाया जा सके। यानी कि मीर कासिम ने भारतीयों के लिए काफी कुछ किया, मीर जाफर जैसा नहीं था। पतन का कारण क्या रहा इसका? मीर कासिम की मुख्य समस्या अंग्रेजों के साथ संघर्ष की थी। दुरुपयोग ये हुआ कि कंपनी के अधिकारी दस्तक यानी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड पासेस का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। यानी कि ये जो है कंपनी के जो अधिकारी थे वो बिना टैक्स के ही व्यापार वगैरह किया करते थे, या जो है वो एक प्रकार से हर चीज किया करते थे बिना टैक्स दिए हुए। संघर्ष ये हुआ कि मीर कासिम के विरोध के कारण से अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में उसे हटा करके फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, नवाब बना दिया मीर जाफर को, क्योंकि मीर कासिम पहले मीर जाफर को बनाया गया था पलासी के युद्ध के बाद में, फिर उसको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में मीर कासिम को बैठाया गया था, क्योंकि मीर जाफर थोड़ा अयोग्य था, तो फिर मीर जाफर के स्थान मीर कासिम को बैठा दिया गया था। फिर मीर कासिम ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया
अंग्रेजों लोगों ने दबदबा कायम करना प्रयास किया। फिर क्या किया, फिर इसको हटा करके मीर कासिम को फिर से मीर जाफर को बैठा दे कि मीर जाफर वही ठीक रहा, उसको ना ज्ञानत रहा वो, ठीक है। तो हुआ ये कि बक्सर का युद्ध जो है यहीं पर शुरू हो जाता है। मीर कासिम ने क्या किया, उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट के साथ, अवध का नवाब कौन था उस समय, शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब था जो मारा गया था 1757 में, लेकिन अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब भी पावरफुल उस समय थे, उनको मिला लिया और मुगल सम्राट जो थे उस समय उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध जो है छेड़ देता है 1764 ईस्वी में। जब इसको गद्दी से 1763 में हटा दिया जाता है, मीर कासिम को और मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है बंगाल के, तो फिर जो है ये ऐसा रणनीति खेलता है। ये अवध के नवाब के पास आता है मीर कासिम, और ये मुगल बादशाह जो उस समय थे, ठीक है, उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन उनके पास जाता है। तो इस तरीके से तीनों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और हार जाते हैं। 1764 वाला भी अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, ये लोग हार जाते हैं। मूल्यांकन यह हो कि मीर कासिम अंतिम स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला नवाब था। उसकी हार ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अब असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही थी, ना कि नवाबों के पास। नवाबों की नवाबी जो थी वो खत्म हो गई इन दो युद्धों के माध्यम से, और इस तरीके से अपने भारत में अंग्रेजों का दबदबा जो था वो बढ़ने लगा। तो जो काम या जो कमियां 1757 के प्लासी के युद्ध में रह गई थी, उसको 1764 के बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता ही चला गया। उसके बाद में पीछे मुड़कर के अंग्रेजों ने नहीं देखा। एवल्यूट द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नई भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, नई भू राजस्व व्यवस्था की बात की जाए तो परिचय में लिखे 1757 ईस्वी के बाद, प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अधिकतम राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से 3 प्रमुख भू राजस्व प्रणालियां शुरू करी थी, ताकि बहुत अधिक मात्रा में धन कमाया जा सके। नई भू राजस्व प्रणालियों का मूल्यांकन करते हैं। पहली व्यवस्था थी अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहा गया। 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया। गुण इसके यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या थे, कंपनी के लिए स्थिर और निश्चित आय सुनिश्चित करना, ताकि कंपनी को आय प्राप्त होता रहे, एक स्थिर और सुनिश्चित एक फिक्स राशि मिलती रहे। तथा जमींदारों का एक वफादार वर्ग तैयार हुआ जो कि अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भूमि अंग्रेजों को दे दी जो जीते थी, मतलब भूमि अंग्रेजों ने किसको दे दी, जमींदारों को दे दी कि भाई आप लो, इस पर खेती करो, जितना पैसा निकले उसका कुछ परसेंटेज हमको दो और बाकी खुद रख लो, ठीक है। इस तरीके से किया गया। इसके गुण ये थे। अवगुण ये था इस प्रणाली का कि किसानों के अधिकारों की पूरी तरह से यहाँ पर उपेक्षा की गई। किसानों का शोषण यहाँ पर और बढ़ा, वे जमीन के दास बन गए थे और अत्यधिक शोषण का शिकार हुए थे। इसने कृषि उत्पादन में निवेश को हतोत्साहित कर दिया था। कहीं ना कहीं पे कृषि में निवेश करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। जमींदार लोग एकदम से तप रहे थे, अत्याचार कर रहे थे किस पर, जो है जो छोटे किसान होते थे उन पर। दूसरी व्यवस्था आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, इसका क्वालिटी क्या है, किसानों यानी रैयतों को सीधे जमीन का मालिक बना दिया गया इसमें, जिससे बिचौलियों यानी जमींदारों का प्रभाव कम हुआ। यानी जमींदारी प्रथा जो थी उसको हटाने के लिए अब यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू करी, ठीक है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, रैयत माने होता किसान, यानी किसानों को सीधे भूमि का भाग दे दिया गया। ये बिचौलिया यानी कि जो जमींदार थे उनको खत्म कर दिया, क्योंकि जमींदार कुछ अपना भी खाने लगे थे। ये बात इनको जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, उनको पता चलने लगा कि भाई ये हमको जो है इतना ही दे रहा है और इसमें घपला कर रहा है। उसने कहा कि किसानों से सीधे हम कर वसूलेंगे। यहाँ पर क्या किया गया, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया और रैयतों यानी किसानों को सीधे तौर पर जमीन दे दी गई। इसकी क्वालिटी है। अवगुण ये रहा कि सरकार ने राजस्व की दरें बहुत ऊंची कर दी थी। इससे क्या हुआ, किसान सीधे सरकार की दया पर निर्भर थे। अगर किसान जो है नहीं कुछ होता था तब भी किसान का जमीन ले ली जाती थी या उनके सारे धन ले लिए जाते थे, और फसल बर्बाद होने पर भी उन्हें कठोरता से राजस्व यानी कर देना पड़ता था, जिससे वे साहूकारों के कर्ज में डूब गए। जैसे कर्जा लेकर के देना पड़ता था हमको, साहूकारों से कर्जा लेते थे, जो अमीर लोग होते थे गांव वगैरह के, उनसे कर्जा लेकर के वो अपना टैक्स देते थे। ऐसे इस तरीके से टैक्स देना पड़ता था। फिर उसके बाद में एक व्यवस्था दूसरी आई, महालवाड़ी व्यवस्था। 1822 ईस्वी में आई ये महालवाड़ी व्यवस्था। इसकी क्वालिटी ये रही बेटा कि यह व्यवस्था जमींदारी और रैयतवाड़ी का मिश्रण थी, यानी इसमें जमींदार और रैयतवाड़ दोनों का एक प्रकार से मिला जुला रूप मिलता है। इसमें इसने क्या किया, गांव या महल, महाल को गांव कहते हैं
इसमें क्या किया गया, एक गांव को पूरा का पूरा, एक गांव का एक मुखिया, एक महाल तैयार किया गया और उस गांव के एक प्रकार से एक व्यक्ति को ये नियुक्त किया गया कि भाई तुम जो है इन सभी लोगों का टैक्स इकट्ठा करोगे और ला करके मेरे पास जमा करोगे। ठीक है, ये थी महाल वाली व्यवस्था। इसमें सारे व्यक्ति, एक गांव के जो जितने भी लोग होते थे सभी से टैक्स एक गांव का ही व्यक्ति वसूलता था और वो सरकार को जाकर के देता था। अब यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था का कुछ एक अंश ये है कि एक व्यक्ति देता था। अब जमींदारी में क्या होता था, गांव के 2-3-4 लोगों के पास जमीनें होती थी, तो जमींदारी व्यवस्था का एक थोड़ा सा मिसलिनियस कि एक ही व्यक्ति होगा और वही पूरे गांव से टैक्स लेगा। एक महाल पूरा होगा, गांव होगा, उस पूरे गांव का एक मुखिया होगा, ठीक है, जिसको वही व्यक्ति टैक्स वसूलेगा और वही सरकार को जाकर के देगा। तो गांव या महल को राजस्व इकाई माना, जिससे सामूहिक जिम्मेदारी और कुछ हद तक सामुदायिक भावना यहाँ पर बनी रही। अवगुण इसका यह रहा कि राजस्व की दरें अत्यधिक थी और इसमें समय समय पर वृद्धि लगातार बढ़ती रहती थी, यानी टैक्स बढ़ाया जाता था, जिससे यह किसानों के लिए अनिश्चित और बोझिल हो गई थी। यानी जितने भी इन्होंने अंग्रेजों ने लागू किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, सारी व्यवस्थाएं जो लागू करी अंग्रेजों के लिए, सभी पर किसानों का शोषण ही हो रहा था। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, कि निष्कर्षतः अंग्रेजों की ये सभी व्यवस्थाएं भारतीय किसानों के शोषण पर आधारित थी। इनका प्राथमिक उद्देश्य था अधिकतम धन कमाना, अधिकतम टैक्स वसूलना, राजस्व प्राप्त करना, ना कि कृषि या कृषकों की स्थिति में सुधार करना। इसका जरूर नाम रखते थे कि भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए किया गया, लेकिन चाहे रैयत वाली व्यवस्था हो, चाहे महाल वाली व्यवस्था हो, चाहे जमींदारी प्रथा हो, तीनों ने एक प्रकार से किसानों का शोषण किया। तो रैयत वाली, महाल वाली और जमींदारी व्यवस्था आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, जमींदारी को इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं। जमींदार में किसानों को अंग्रेजों ने कुछ जमीनें बांट दी सभी के पास, तो वो लोग जो है कुछ, जैसे गांव में 10-12 लोगों के पास जमीन है, जमींदार है, वो लोग अपने हिसाब से टैक्स देते थे जो है अंग्रेजों को। इसमें किसान का कोई मतलब नहीं होता था। फिर क्या किया गया, किसानों को डायरेक्ट भूमि दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। किसान लोगों को फिर इसमें दिक्कत हुई। फिर इसके बाद में क्या किया गया, एक गांव के मुखिया को बना दिया गया। तो वो थी व्यवस्था कौन सी, रैयत वाली व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को दे दिया गया। रैयत माने किसान। महाल वाली व्यवस्था आई। महाल वाली व्यवस्था क्या होती बाद में, महाल मतलब होता है कि एक गांव का एक व्यक्ति होता था, उसी को सारा टैक्स वसूलना होता था और वही व्यक्ति जो है सारा टैक्स वसूल करके सरकार को देता था, तो महाल का पूरा मालिक होता था। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था की गई थी और तीनों व्यवस्थाएं किसानों का शोषण कर रही थी। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रेनेसां। भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। परिचय लिखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में बेसिकली शुरू हुआ। भारत में एक बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति थी। इसका उद्देश्य था तर्कवाद, यानी कि किसी भी चीज को बिना ऐसे ही सोचे समझे ना मान लेना, उस पर तर्क करना, लॉजिक लगाना। मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाज और धर्म में सुधार लाने का प्रयास इसमें किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे तमाम प्रकार के विद्वान शामिल हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया गया। पहली बात, इसका लक्ष्य क्या था, भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। लक्ष्य यह था कि समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि विधवाओं का विवाह किया जाए। सती प्रथा को बंद किया गया, बाल विवाह को बंद किया गया, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। अस्पृश्यता को भी समाप्त किया गया, यानी छुआछूत वगैरह को। उदाहरण के रूप में राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विद्वानों ने ऐसा कुछ किया। महिलाओं के अधिकारों की बहाली हुई। अब बाल विवाह जानते, पहले छोटे पर विवाह हो जाता था। कोई व्यक्ति मर गया तो जैसे सती प्रथा हुई, अब सती के प्रथा के बाद में पुरुष मर गया, पत्नी जिंदा है, तो अब जमाने पति मर गया, तो ऐसे में क्या महिला शादी ही नहीं करे, तो वो शादी कर लेती थी, या शादी करने के लिए जब उद्धत होती तो उसको विधवा कहा गया। तो पहले शादी नहीं होती थी, एक शादी के बाद दूसरी शादी हिंदुओं में, तो कहा गया कि नहीं, शादी कर सकते हैं, विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। इसीलिए विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जब सती प्रथा खत्म हुई तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए किया गया। महिलाओं के अधिकारों की बहाली की गई। लक्ष्य रखा गया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाना और संपत्ति में उनको हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। धार्मिक सुधार और तर्कवाद का प्रचार प्रसार। लक्ष्य था कि हिंदू धर्म को मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त कराना, तर्कवाद और वेदों की सर्वोच्चता पर आधारित एक सरल और शुद्ध धर्म को पुनः स्थापित करना। उदाहरण के लिए जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे जो संस्थाएं थी, इन्होंने
काफी काम किया धर्म के सुधार को लेकर के। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। देश में पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था, ताकि भारतीय समाज आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। राष्ट्रीय चेतना का विकास भी आप देखते हैं इसका एक उद्देश्य रहा। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास लक्ष्य था कि लोगों में आत्मसम्मान, स्वदेशी गौरव और एकता की भावना पैदा करना, जिसने अंततः भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव डाली। ठीक है, इस तरीके से यह था भारतीय पुनर्जागरण में चीजें की गई, तमाम सारी चीजें जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सब पुनर्जागरण के उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूरी संबंधों की विवेचना कीजिए। अंग्रेजों और मैसूर में कैसा संबंध था हैदर अली के समय काल में? टीपू सुल्तान के पिता है हैदर अली। देखिए, परिचय लिखिए। हैदर अली यानी शासनकाल 1761 से 1782 रहा। 1782 में मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी, हैदर अली की। एक असाधारण सैन्य और राजनीतिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, जिसने मैसूर राज्य को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली रियासत में बदल दिया था उस समय। उसके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे, यानी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष भी होता था और कंपटीशन भी होता था। संघर्ष के कई कारण हुआ करते थे। मैसूर की बढ़ती शक्ति से अंग्रेज लोग हैरान थे। हैदर अली ने अपनी सेना को आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था और उसने मालाबार तट पर अपनी शक्ति बढ़ाई। मालाबार तट जो गुजरात का इधर एक इलाका, मैसूर वाला, कर्नाटक इधर वाला, पूरा उस पर अपना तट पूरा, जो कि मालाबार तट उस समय जो होता था बहुत ही अच्छा एक प्रकार से एरिया था, जहां से व्यापार वगैरह पर काफी प्रतिबंध रखा जा सकता था। अंग्रेजों को डर था कि उनकी दक्षिण भारत की जो सर्वोच्चता है उसको चुनौती जो है अगर कोई दे सकता है तो यही मैसूर शासक दे सकते हैं। फ्रांसीसियों के साथ भी इसका संबंध अच्छा खासा रहा। हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सैन्य संबंध थे, जिसे अंग्रेज अपने लिए खतरा मानते थे, क्योंकि सैन्य अभ्यास वगैरह भी ये लोग जो फ्रांसीसी लोग हुआ करते थे वो ट्रेनिंग दिया करते थे इनके सिपाहियों को, तो इस तरीके से ये भी अंग्रेजों के बाद खलती रहती थी, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग आपस में ही लड़ा करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वैसे भी नहीं बैठता था, दोनों आपस में ही युद्ध किया करते थे। ऐसे में अब जो नीति अंग्रेज लोग अपना रहे थे भारतीय रियासतों के लिए, भाई दो राजाओं को लड़ा देते थे हिंदू मुसलमान को, अब क्या था बेटा, अब ये था कि अंग्रेजों की नीति को खुद ही उन्हीं पर लागू करने का काम हैदर अली ने किया। यानी उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी के साथ मिल गए थे ये, कहा फ्रांसीसियों से मिल करके कुछ सीखेंगे और कि तुमको कैसे हराया जाए और फिर तुमको रगड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके काम इन लोगों ने, मतलब कि हैदर अली ने किया, सोचा था। आंग्ल मैसूर संबंध, हैदर अली के समय की बात की जाए तो लिखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से 1769 ईस्वी, 2 सालों तक चला। कारण यह रहा कि अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर के हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बनाया। इसके साथ अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को मिला लिया और निजाम को मिला लिया, जो उस समय दक्षिण भारत के निजाम थे उनको मिला लिया। ठीक है, और मराठों को मिला लिया और हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बना कि हैदर अली को पराजित करो, नहीं तो ये तुम लोगों को भी निपटा देगा। परिणाम ये हुआ कि हैदर अली ने शानदार सैन्य कौशल दिखाया यहाँ पर और मद्रास तक पहुंच गया। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से होती है। मद्रास में जब अंग्रेजों को लगा कि भाई तो मामला उल्टा पड़ रहा है, 1769 से ये संधि समाप्त होती है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया और आपसी सहायता का वादा किया कि भाई देखो अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अंग्रेजों ने भी वादा किया और मैसूर के शासक हैदर अली ने भी ये वादा किया कि भाई हम एक दूसरे को नहीं एक प्रकार से अब लड़ेंगे, एक दूसरे की सीमा जितने भी हमने जीता है हम वापस कर देंगे, आप भी वापस कर दो, जान माल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में एक दूसरे का जो है राज वापस कर दें। ये जो है रणनीति बनाई गई। फिर इसके बाद में ये तो होगा प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब दूसरा युद्ध आता है अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध में, हैदर अली और इसके बीच में 1780 से 1784 में 4 सालों तक लड़ा गया, जिसमें 2 साल शुरुआत के हैदर अली ने संभाला कमान और लास्ट के 2 साल जब चूंकि मृत्यु हो जाती है हैदर अली की तो 2 साल उसके बाद में टीपू सुल्तान ने संभाला। कारण यह रहा इसका कि अंग्रेजों ने 1778 ईस्वी में हैदर अली के बंदरगाह माहे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में था
उस पर हमला किया, जिससे हैदर अली नाराज हो गया था। ठीक है, इससे क्या हो गया था बेटा, हैदर अली जो था इससे नाराज हो गया था, तो फ्रांसीसी नियंत्रण में जो था उस पर हमला कर दिया था। किसने? माहे बंदरगाह पर, हैदर अली के माहे बंदरगाह पर किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1778 ईस्वी में। इससे हैदर अली से जब अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने कहा कि भाई ये हमारे आपके अंडर में था और इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, तो इसीलिए थोड़ा संघर्ष शुरू हुआ। हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, क्योंकि अब हैदर अली ने कहा कि भाई देखो, अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था और आप लोग भी उस समय थे कि हम एक दूसरे पर अब आक्रमण नहीं करेंगे, तो इन्होंने हमारे बंदरगाह को क्यों कब्जा किया? ऐसे में मराठा और निजाम अब जो है अंग्रेजों के पक्ष में ना रह करके अब आ गए हैदर अली के पक्ष में। अब निजाम, मराठा और हैदर अली तीनों एक तीसरे के साथ सब मिल गए। अब जब मिल गए सभी लोग भैया, तो कड़ी टक्कर दे डाली। किसको? अंग्रेजों को। इसी युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में नहीं बल्कि इनके जो है मतलब मृत्यु हो जाती है, लड़ते हुए नहीं मृत्यु हुई थी, मतलब वैसे मर जाता है। जिसके बाद इसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान, उसने युद्ध का जो है कमान संभाली और जारी रखा युद्ध को। परिणाम यह निकला कि यह युद्ध मंगलोर की संधि 1784 में जो हुई थी, जो मैंने अभी अतिलघुत्तरी में समझा है, उसके साथ समाप्त हुई थी, जो दोनों पक्षों के लिए अनिर्णायक रही है और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं धूल चटा दिया इस युद्ध के माध्यम से इन तीनों ने मिलकर के। निष्कर्ष यह निकला कि हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर ने क्या किया? मैसूर ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और उन्हें 2 युद्धों में समान शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि अंग्रेज लोगों को लगा कि भाई इसको हम नहीं जीत पाएंगे। यह दिखाता है कि 18वीं शताब्दी में भी भारतीय शासक अंग्रेजों का सामना करने में सक्षम थे, और इस तरीके से अगर उसमें भी भारतीय शासक आपस में अगर मिलजुल करके युद्ध करते तो जीत जाते, लेकिन ये लोग अलग हो जाते थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। परिचय समझते हैं। अंग्रेजों का भारत आगमन मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए हुआ था और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में युद्ध मतलब कि भारत में जो है आए थे ये लोग। अंग्रेज लोग कंपनी बनाने के लिए आए थे और कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, कोई अंग्रेज के लोग नहीं आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। पहले आर्थिक तंत्र को मजबूत किया। पहले से यहाँ से जितने भी डच थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, जितने भी लोग थे सबको पहले मार के भगाया। पहले अपना पूरा आर्थिक वर्चस्व कायम किया, पूरा एकाधिकार कर लिया पूरे मार्केट पर, और फिर पैसा कमा लिया। फिर धीरे धीरे सेना रखनी शुरू कर दी, फिर किला बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर प्लासी का युद्ध करके इनको धूल चटा दी। इनको क्या नाम है, सिराजुद्दौला को। फिर उसके बाद में 1764 में जाकर के मीर कासिम को, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को, और ये मुगल सम्राट, इन सभी को पराजित किया। और इस तरीके से आप देखते हैं ये सैन्य अधिकारी बंगाल में पूरा राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप कर दिया। फिर बंगाल, बिहार सबको कब्जा करता शुरू आगे बढ़ता रहा। आगमन के चरण। व्यापारिक चरण। पहला चरण था आपका 1600 से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय। उद्देश्य था, कंपनी ने जहांगीर से व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया था। वैसे ये जो विशेषाधिकार कंपनी जब वहां से चली थी तो अकबर शासन कर रहा था। अकबर के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो जहांगीर के पास पहुंचे। व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए और सूरत, मद्रास और बंबई और कलकत्ता जैसे स्थानों पर अपनी व्यापारिक चौकियां यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। विशेषता इस चरण में उनका मुख्य ध्यान था भारतीय वस्त्रों, मसालों और नील के व्यापार पर, और वे पुर्तगालियों और डचों से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे, और पुर्तगालियों और डचों को यहाँ से भगाया भी कहीं ना कहीं। क्योंकि इससे पहले आप देखिए 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, जिसको कहा था कि भारत का खोज इसने किया है, वास्को डिगामा ने। भारत का खोज करता वही है जलीय मार्ग के द्वारा। जब यहाँ से वो वास्को डिगामा धन लेकर के गया, तमाम सारा मसाला लेकर के गया, तो जब उसको देखा ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने देखा, पुर्तगालियों ने, मतलब सभी लोगों ने देखा, तो सभी लोग फिर भारत में आने के लिए शुरू हो गए। और ऐसे में आप देखते हैं अंग्रेज भी आए थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो शुरू हुआ, तो अभी तक आर्थिक मामला में शुरू था। अब क्या था, 1707 ईस्वी में डेथ हो जाती है औरंगजेब की, और मुगल साम्राज्य एकदम से पतन की ओर होता है। 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक जो है ये दूसरी फेज चलती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई यहाँ पर खूब ज्यादा पॉलिटिकल मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय शासकों की कमजोरी का लाभ उठाना यह उद्देश्य रहा, और भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना यह उद्देश्य हो गया 1707 के बाद से। विशेषता, उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्धों में 1744 से 1763 ईस्वी में संघर्ष किया, जिसमें वे विजयी हुए। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में ही लड़ रहे थे। क्यों?
क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर फ्रांस के लोग यहाँ पर रह गए, ये लोग भारतीयों की मदद कर देंगे और भारतीय लोगों को बता देंगे हमारी जो चापलूसी है। इसीलिए पहले फ्रांसीसी को भगाओ, अपना कोई व्यक्ति यहाँ पर ना रहे, और इस तरीके से यहाँ पर फ्रांसीसी को भगाने का काम किया। अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए और दक्षिण भारत में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद में आता 1757 के बाद का समय। इसमें सत्ता का उदय होना इनका शुरू हुआ अंग्रेजों का। घटना है प्लासी का युद्ध की। 1757 ईस्वी जीत लिया 1757 प्लासी का युद्ध, और उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर नियंत्रण स्थापित कर पूरे बंगाल को कब्जा कर लिया। परिणाम में निकला कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, और उसके बाद भी इलाहाबाद की संधि ने उन्हें बंगाल की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार भी मिल गया। यानी अब बंगाल का पूरा टैक्स भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा। इस प्रकार अंग्रेज केवल व्यापारी से राजनीतिक शक्ति और शासक बन गए। इस तरीके से पहले व्यापारी बने, व्यापारी से राजनीतिक शक्ति के रूप में आए, फिर उसके बाद में एक शासक के रूप में ये लोग आ चुके थे और बंगाल पर कब्जा किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों में कब्जा करना शुरू कर दिया। निष्कर्षता यह निकला कि अंग्रेजों का भारत आगमन क्रमिक था, जो पहले व्यापार की महत्वाकांक्षा से शुरू हुआ और बाद में फिर आगे चल करके राजनीतिक प्रभुत्व में बदल गया, जिसका अंतिम लक्ष्य था भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, जो उन्होंने किया। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया। अब खंडसा की बात की जाए, यानी कि इसमें खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। वैसे मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। यहाँ पर समझते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया है। देखिए बक्सर का युद्ध, परिचय। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक था, जिसने प्लासी के युद्ध के द्वारा स्थापित ब्रिटिश सत्ता पर अंतिम मुहर लगा दी, और जो कमी 1757 के प्लासी के युद्ध में बची थी उसको पूरा कर दिया बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है वो एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है। क्या व्यवस्था है बेटा? इसमें आपको, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लेकर के आप भेज दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर, अपने थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। वैसे थर्ड सेमेस्टर का पेपर अभी चल ही रहा है, तो आप ये ले लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर का लेंगे तो भी 100 रुपए फीस लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई थर्ड सेमेस्टर का तो पेपर चल ही रहा है, थर्ड का भी मिल जाए गुरुजी और फोर्थ का भी मिल जाए, वैसे थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर की अगर एक साथ फीस जो जमा व्यक्ति करता है, वैसे थर्ड का 100 रुपए फीस है और फोर्थ का भी 100 रुपए फीस है। दोनों का एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। लेकिन अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है कि 200 रुपए फीस ना देकर के आपको केवल 150 रुपए फीस ही देने हैं। उसी में आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनका पेपर बचा हुआ है उस सभी का, को करिकुलर मेजर माइनर सभी का। और इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो है फोर्थ सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक का कोर्स भी मिल जाएगा। इसमें आपको जुड़े रहेंगे, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे इतना नंबर एसएमएस से हमारे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 150 रुपए भेज देने हैं। अगर आपको दोनों का जुड़ना है तो 150 भेजिएगा। ठीक है, आप बता दीजिए गुरुजी हमको 150 वाला कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, हम 150 वाला यानी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का लेना है। अगर आपको तो लेना तो आप इतना एसएमएस करेंगे, और आपको केवल थर्ड का लेना तो 100 रुपए आपको लगेगा। केवल जो बच्चे जाते हैं कि गुरुजी हम थर्ड का भी नहीं लेंगे, केवल फोर्थ का चाहिए हमको, तो फोर्थ का भी 100 रुपए का कोर्स है। 100 रुपए में फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन शुरू हो चुका है, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। इतना नंबर एसएमएस करेंगे और आप फोर्थ सेमेस्टर का आपका एडमिशन कर लीजिएगा, आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा। और जैसे ही क्लास शुरू होगी फोर्थ सेमेस्टर की, शुरुआत से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फायदा होगा। सभी विश्वविद्यालयों की क्लासेस चलती है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, मां बिंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी के बच्चे जुड़ सकते हैं इस लेक्चर से। तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। 9984 039 139। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, आप सीरीज खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे, आपका पैसा ज्यादा लगेगा। आप 4, 5, 6, 700 रुपए खर्च की किताब खरीदेंगे, सीरीज खरीदेंगे, उससे अच्छा 150 रुपए खर्च करो, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों आपको प्राप्त कर लो। तो 150 रुपए में बहुत ज्यादा फीस नहीं, बहुत कम फीस है। तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप एहसास कीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध क्यों हुआ भैया, इसका कारण समझते हैं। बक्सर का युद्ध का कारण लिखेंगे, बक्सर के युद्ध के मुख्य कारण, दस्तक का दुरुपयोग। मुख्य कारण रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का द्वारा दस्तक यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड पासेस का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा था। ठीक है, ड्यूटी जो फ्री कर दी गई थी इनका जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, और मीर कासिम गद्दी पर था, तो मीर कासिम को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे इन पासों को भारतीय व्यापारियों को बेचते थे, जिससे नवाब मीर कासिम का भारी राजस्व नुकसान होता था। ये अंग्रेज लोग जो अपना पास होता था वो बेच देते थे, क्योंकि अंग्रेजों का पास बना था। अंग्रेजों का इस शर्त पे रखा, क्योंकि मीर कासिम को गद्दी पर कौन बैठा था, अंग्रेजों ने बैठाया था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब जो है फ्री अंग्रेज जो व्यापारी होंगे, अंग्रेज सैनिक, वो करेंगे। अब अंग्रेज सैनिक अपना पास भारतीयों को बेच देते थे, भारतीय व्यापारियों को। भारतीय व्यापारी फ्री में जाकर के ट्रेड करते थे, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको। ऐसे में क्या था, ऐसे में भारतीय जो राजस्व था उसको बड़ा खतरा हो रहा था। भारतीय व्यापारियों को बेचते थे, जिससे नवाब यानी मीर कासिम का भारी राजस्व यानी टैक्स नहीं मिलता था, नुकसान होता था। मीर कासिम ने इसे रोकने का प्रयास किया। मीर कासिम की स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा दूसरा कारण रहा युद्ध का। मीर कासिम एक योग्य और राष्ट्रवादी नवाब था। वह मुंगेर में अपनी राजधानी ले गया था और यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। उसने बंगाल को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए तमाम कोशिशें भी की, जिससे अंग्रेज नाराज भी हो गए थे। ठीक है, आंतरिक व्यापार शुल्क की समाप्ति कर दी। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिशों के बराबर लाने के लिए सभी आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त कर दिया था। जो अंग्रेजों को फ्री में मिल रहा था, अब वो भी समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने इसे अपने व्यापारिक एकाधिकार पर हमला माना और मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसको जो है उसको गद्दी से हटाने का काम किया। गठबंधन, अब ये क्या करता है, अपदस्थ होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट उस समय थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिपक्षीय गठबंधन किया, और इस तरीके से तीनों शासकों ने मिलकर के अंग्रेजों पर धावा बोलने का काम किया। बक्सर का युद्ध का परिणाम ये निकला बेटा कि बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है। बक्सर का युद्ध भारतीय लोग हार जाते हैं। इस युद्ध से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने गठबंधन सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस जीत ने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सेना भारत की किसी भी संगठित सेना से श्रेष्ठ थी, और इस तरीके से वह अंग्रेजों को एक अनुमान लगा कि भारतीय सेनाओं में उतना दम नहीं रहा। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। मुगल सम्राट के साथ जो संधि की उसमें कहा गया कि सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया। इसके बदले में कंपनी ने उसे पेंशन देना स्वीकार कर दिया। अवध के नवाब के साथ क्या हुआ, अवध पर भारी जुर्माना लगाया गया और ब्रिटिश सेना को अवध की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। यानी अब अवध का भी एरिया जो था अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। ठीक है, और जो शाह आलम द्वितीय थे उनको भी कई इलाकों पर टैक्स जो है अंग्रेजों को देना था। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसमें कंपनी के पास दीवानी यानी राजस्व का अधिकार था, जबकि नवाब के पास केवल निजामत यानी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जो अपना मामला खुद ही देखे। यह व्यवस्था शोषणकारी थी। अब यहाँ पर अंग्रेज जो थे फिर से जो है वो अपना प्रभाव स्थापित कर ले जाते। निष्कर्षतया बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। यह केवल बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि समूचे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में एक महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका रणजीत सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह के जीवन और उनके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। देखते हैं भैया, महाराजा रणजीत सिंह की बात की जाए तो शासनकाल इनका 1780 से 1739 रहा। शासनकाल 1780 से 1839 तक रहा। सिख मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। ये पंजाब के शेर के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्हें सिख साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह जी को। रणजीत सिंह के जीवन काल और उनके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, सिख साम्राज्य का एकीकरण और विस्तार किया उन्होंने 1799 में लाहौर और 1805 में अमृतसर पर विजय प्राप्त करी। उन्होंने 12 सिख मिसलों को एकजुट किया
और 1801 ईस्वी में स्वयं को महाराजा घोषित कर दिया। विस्तार ये कि उन्होंने सतलज नदी के पार के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और अन्य क्षेत्रों को जीत करके एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी और अपने आप को महाराजा घोषित किया। किसने? सिख संप्रदाय के संस्थापक, उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। ये कुशल प्रशासन और धर्मनिरपेक्षता इनके अंदर थी। प्रशासन, उनकी सरकार खालसा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उनका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने योग्यता के आधार पर हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ऐसा नहीं था कि भाई सिख थे तो सिखों को ही अपने मतलब कि उच्च पदों पर रखते थे। जो व्यक्ति योग्य होता था उसको अपने बड़े पदों पर आसीन किया करते थे। ठीक है। राजस्व, टैक्स की बात की जाए तो उन्होंने राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त के बजाय भू राजस्व व्यवस्था का उपयोग किया था, जिससे किसानों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई थी। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त से अच्छा हुआ था, भू राजस्व व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है। शक्तिशाली सेना और यूरोपीय प्रशिक्षण भी किया इन्होंने। फौजे खास, रणजीत सिंह ने अपनी सेना को फौजे खास नाम दिया। उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसे कि फ्रांसीसी और इतावली जनरलों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, ताकि चूंकि उन्हीं की वजह से मतलब उन्हीं से युद्ध करना तो उन्हीं के जैसा युद्ध करने कला आनी चाहिए। तोपखाना, उन्होंने एक अत्यधिक शक्तिशाली तोपखाना विकसित किया था। किसने? रणजीत सिंह जी ने, जो उनकी सैन्य सफलताओं का आधार थी। अंग्रेजों के साथ उनका संबंध कैसा था? अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ 1809 में। उन्होंने सतलज नदी को ब्रिटिश क्षेत्रों और सिख साम्राज्य के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दे दी थी। उन्होंने अस्थायी शांति बनाए रखी और दोनों शक्तियों ने, अंग्रेज और सिख दोनों ने, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है कि भाई वो लंबे समय तक शासन करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ना मैं तुम्हारे उसमें हस्तक्षेप करूंगा ना तुम मेरे में हस्तक्षेप करो। साफ सुथरी बात। निष्कर्षता यह निकला कि रणजीत सिंह एक दूरदर्शी, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले एक कुशल प्रशासक, जिन्होंने आधुनिक, शक्तिशाली और एकीकृत सिख राज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु 1839 ईस्वी के बाद मतलब हो गई थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की कमजोरी की वजह से सिख साम्राज्य जल्द ही अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। क्योंकि वो प्रतापी थे, उतने प्रतापी इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न होगा शायद ये। 18वीं शताब्दी में भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का वर्णन कीजिए। क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में ही लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर फ्रांसीसियों को नहीं भगाएंगे तो हमारा सिक्का नहीं चलेगा। फ्रांसीसी सोचते थे अगर अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे तो हमारा सिक्का नहीं जमेगा। क्योंकि अंग्रेज जो जितना व्यापार में फायदा लेते थे उतना ही फायदा ये भी फ्रांस भी चाहता था। तो जब यहाँ से भगा देंगे एक दूसरे को तो इससे क्या होगा कि भाई अब एकाधिकार हो जाएगा, बाजार पर जितना मन कहे उतना लूटो। ठीक है। अगर दो दुकान बगल में होती तो दुकानदार लूट नहीं पाता है, लेकिन एक ही दुकान है तो दुकानदार लूट लेता है। ऐसे ही ये लोग अपनी दुकान स्थापित करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक एकाधिकार से बढ़कर के राजनीतिक सर्वोच्चता हासिल करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा हो चुकी थी। अब ये लोग मात्र केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि अब यहाँ पर राजनीतिक यानी भारत पर कब्जा करने के दृष्टिकोण से दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि यहाँ यहीं पर नहीं, वहां पर भी इनका दोनों का आपस में द्वंद्व चल रहा था। फ्रांस में मतलब यूरोप में भी फ्रांस और यूरोप एक दूसरे के मतलब फ्रांस और ये ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और यहाँ पर भी आ गए। यह प्रतिद्वंदता मुख्य रूप से कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आई। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता के मुख्य कारण क्या थे? पहला कारण यह था बाबू कि व्यापारिक एकाधिकार की लालसा दोनों में थी। दोनों लोग चाहते थे कि हम ही व्यापार करें। ठीक है। दोनों शक्तियां भारत के मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। फ्रांसीसी चाहे कि भैया हम ही खाली व्यापार करें और अंग्रेज लोग चाहे खाली हम ही व्यापार करें। बस यही दोनों ने भिड़ गए, एकदम से मार हो गए, जिससे उनके बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। ठीक है। इस तरीके से तो दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को भगाया जाए यहाँ से, क्योंकि बाकी शक्तियां तो भाग गई थी, कोई अंग्रेजों को देख रही है, कोई फ्रांसीसियों को। यूरोप में प्रतिद्वंदिता का विस्तार। यूरोप में जब भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध होता था, जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसका सीधा असर भारत में उनकी कंपनियों के बीच संघर्ष के रूप में सामने आता था। यानी कि अगर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, यहाँ पर उनकी कंपनियां भी आपस में तुरंत भिड़ जाती थी लड़ने के लिए। ये सिस्टम था। यानी यूरोप में देश ही लड़ रहा था, देश साफ साफ देश ही लड़ रहे थे। ऐसे में इनकी कंपनियां भी आपस में यहाँ पर लड़ने से कतराती नहीं थी। ठीक है।
और फ्रांसीसी कंपनी जो थी बेटा, फ्रांसीसी कंपनी जो थी कौन सी कंपनी थी? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन वाली, वो प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट कंपनी जो थी उसका फंडिंग वंडिंग ठीक ठाक थी, और फ्रांसीसी कंपनी इसीलिए पीछे रह गई क्योंकि वो सरकारी थी। सरकारी काम लेट लपेट होता है। राजनीतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया, उसके बाद दोनों कंपनियों ने भारतीय क्षेत्रीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ताकि वे भारत की राजनीति में सर्वोच्च शक्ति बन सके। फ्रांसीसी चाहे कि हम एकदम कब्जे ली पूरा राज्य, और अंग्रेज लोग चाहे कि हम कब्जे ली। यह होड़ चलत रहा भैया। अब आवा कर्नाटक युद्ध शुरू होगा। प्रतिद्वंदता शुरू हुई कर्नाटक युद्धों के माध्यम से। पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 1763 तक कुल मिलाकर के तमाम युद्ध लड़ा गया। जोनेमा से 1744 से 1748 तक जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। परिणाम ये निकला इसका कि एक्स ला चैपेल या सैपेल की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो प्रतिद्वंदता थी समाप्त हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति का प्रदर्शन यहां पर किया, और फ्रांसीसियों का दबदबा कायम रहा। फिर आता द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया। इसका परिणाम कारण यह था कि भारतीय शासकों ने उत्तराधिकार के विवादों में हस्तक्षेप, यानी हैदराबाद और कर्नाटक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है। विशेषता यह कि रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पर कब्जा करके फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम कर दिया। डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और जो फ्रांसीसी प्रभुत्व के पतन का संकेत था। डुप्ले फ्रांसीसी की तरफ से था, मतलब फ्रांसीसी गवर्नर था। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763 तक। निर्णायक युद्ध था ये। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था 7 ईयर्स बार, ये चल रहा था कहां पर? ये यूरोप में चल रहा था, यानी कि जहां पर यूरोप में एक महाद्वीप है यूरोप, जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में लड़ रहे थे। वांडीवास का युद्ध भारत में 1760। यह युद्ध निर्णायक था, जहां सर आरकोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। निष्कर्षता यह निकला कि वांडीवास युद्ध 1760 और पेरिस की संधि जो हुई 1763 में, उसके साथ ही फ्रांसीसी शक्ति भारत में समाप्त हो गई, और फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी जैसे छोटे इलाके में व्यापारिक केंद्र तक ही सीमित रह गए, जबकि ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की निर्विवाद राजनीतिक और व्यापारिक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और इस तरीके से फ्रांसीसियों का यहाँ से दबदबा कम हो चुका था। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें इनकी प्रतिद्वंदता इस तरीके से चली। आपने इस चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। जिन बच्चों को जुड़ना मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का भी ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं आप। जो है आपका ग्रुप शुरू हो चुका है। 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, सभी सब्जेक्ट का, और किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम। मेरे हिसाब से 3rd एंड 4th सेमेस्टर का आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए एक साथ, क्योंकि 4th सेमेस्टर की क्लास आपकी जल्द शुरू होने वाली है। अगर केवल 3rd का ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपए फीस है। ठीक है। केवल 4th का तो 100 रुपए फीस है। दोनों का एक साथ जुड़ेंगे तो 200 रुपए फीस होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन दोनों का 200 रुपए जुड़ेंगे तो 200 रुपए फीस नहीं होगी। इसमें आपके लिए कम कर दिया गया, केवल और केवल 150 रुपए फीस में आपके लिए 3rd एंड 4th दोनों सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। 3rd एंड 4th एक साल लेंगे तो केवल 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। 50 रुपए कम कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? ठीक है। आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा, उसी QR कोड पर आपको 100 रुपए भेज देने हैं एक सेमेस्टर के लिए, और दोनों सेमेस्टर का जुड़ना एक साथ तो 150 रुपए। केवल 4th का तब भी 100 रुपए, केवल 3rd का तो 100 रुपए, लेकिन दोनों का एक साथ लेंगे जो बच्चे 3rd का चूंकि PDF मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, और 4th की क्लास भी मिल जाएगी, तो आपका वैसे 150 रुपए में हो जाएगा। और स्कैनर जो भेजा जाएगा उस पर आपको पेमेंट कर देना है, या किसी दूसरे से भी आप करवा सकते हैं। एसएमएस अपने ही नंबर से कीजिएगा जिसको आपको जोड़ना हो। आप अपने नंबर से व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा जिसको आपको पढ़ना हो, और वही नंबर आपका ग्रुप में जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप के, और वहीं से आपकी क्लास मिलेगी। ठीक है। आपकी बात थोड़ा सा और व्यवस्था की गई है, तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको देने का प्रयास रहेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है बात ध्यान रखें, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, डाउट सेशन, सब कुछ आपको वहां पर मिलता रहता है। और पीडीएफ नोट सबसे इंपॉर्टेंट है कि तमाम सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अब की बार परीक्षा आपकी जो 4th सेमेस्टर की होगी महोदय, वो परीक्षा आपकी बार एमसीक्यूज बेस्ड पर होगी अधिकतर विश्वविद्यालयों की। ठीक है। यानी कम से कम राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चेन्नई चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय,
सारे विश्वविद्यालय अब की बार एमसीक्यू बेस में करवाने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सिक्स सेमेस्टर सभी की परीक्षाएं आपकी बार क्या होंगी, एमसीक्यू बेस में होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव तरीके करवाई जाएंगी। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। इनमें 5-5 प्रैक्टिस सेट मैं तैयार कर दूंगा फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, कोई करिकुलर, मेजर, माइनर सभी का। सभी विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट भैया, गुड नाइट सभी, गुड नाइट।